Welcome to all of you in innovative concept. Never forget to like, subscribe, share and comment. Let's move without wasting any time. Let's see. We discussed 2018 Earth series. Okay. First question is, a block of wood is floating in a lake. The apparent weight of the floating block is. कहने का मतलब है कि अ ब्लॉक ऑफ वुड इज़ फ्लोटिंग इन अ लेक. झील में एक लकड़ी का टुकड़ा तैरता है तो एपरेंट वेट ऑफ फ्लोटिंग ब्लॉक, वो तैरता हुआ ब्लॉक का एपरेंट वेट क्या है, तो वो 0 है फ्रेंड. ये ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है उसमें ऑप्शन आपका डी नन ऑफ देम होगा. वो कैसे होगा वो मैं आपको बता रही हूँ. लेट्स हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. आप देख सकते हैं मैं एक यहाँ पे एक बीकर ली हुई हूँ, उसमें वाटर है और एक बॉडी रखे हुए जो वाटर में फ्लोट कर रहा है और नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो बायोंट फोर्स कहलाता है. अब हम देखते हैं दूसरा डायग्राम. तो इस डायग्राम में देखिए कि जब हम उस बॉडी को वेट कर रहे हैं और नीचे से मेरा बायोंट फोर्स लग रहा है और ये बॉडी का वेट 5 kg है और नीचे से जो बायोंट फोर्स लग रहा है वो भी 5 kg का. तो एक फार्मूला होता है, आप फ्रेंड फार्मूला देख सकते हैं. नेट फोर्स इक्वल टू mg माइनस b. ये b जो है बायोंट फोर्स है तो मेरा mg लग रहा है 5 kg और बायोंट फोर्स 5 kg. तो हम इसको माइनस करते हैं, 5 kg माइनस 5 kg इक्वल टू 0 आता है. कि कॉन्सेप्ट आप इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो चुका है फ्रेंड, इसलिए इसका आंसर 0 होगा. ओके, अब आगे की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर कंटामिनेटेड इन ए वेसल्स. आइस का क्यूब वेसल्स में कंटामिनेटेड वाटर में फ्लोटिंग करता है. व्हेन द आइस मेल्ट्स, जब आइस पिघल जाता है तो द लेवल ऑफ वाटर इन वेसल्स, वेसल में वाटर की लेवल क्या है, तो वाटर के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो रिमेन्स अनचेंज्ड ही रहता है. तो मेरा ऑप्शन ये सी सही है. आगे की बात करते हैं. विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. ये 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वाटर इज़ लेस विस्कस देन ऑयल. ओके, ये ऑप्शन सही है. वाटर इज़ लेस विस्कस देन ऑयल. ये कैसे है तो फ्रेंड आप देख लीजिए. विस्कोसिटी ऑफ ऑयल लेस देन वाटर होता है और वाटर इज़ मोर डेंसर देन ऑयल. वाटर जो है ऑयल से ज़्यादा डेंसर होता है, बट विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज़ लेस देन ऑयल. लेकिन विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है ऑयल से कम होता है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स. किसके कारण, तो वो कोहेसिव फोर्स के कारण होता है. आई होप कंसेप्ट क्लियर है. अब हम आगे की बात करते हैं तो इसका आंसर राइट होता है सी. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब बिकम्स ट्वाइस. अगर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस ट्वाइस करते हैं देन हाइट ऑफ वाटर राइजेज विल बी. तब हाइट ऑफ वाटर राइजेज होगा तो वो हमारा क्या राइजेज होगा, तो हाफ राइजेज होगा. अब हम बात यहाँ आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कंसेप्ट भी लिख चुकी हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए. ये जो है आपका राइजेज हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/h. तो इसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मेरा ये आपका 4 का कॉन्सेप्ट है. ओके, तो आई होप क्लियर है. ये हाफ आपका हो जाता है. आगे की बात हम करते हैं.
एंगल ऑफ कंटेंट इज 135 डिग्री देन लिक्विड विल। फ्रेंड इसमें कंसेप्ट है, अगर लेस देन 90 डिग्री हो तो राइजेज अप इन कैपिलरी ट्यूब। ओके, अगर 90 डिग्री से कम होता है तो कैपिलरी ट्यूब राइजेज अप होता है। अगर मोर देन 90 डिग्री होता है तो फॉल्स डाउन इन कैपिलरी ट्यूब में फॉल्स डाउन होता है। ओके, तो उस कंसेप्ट के बेसिस पे ये मेरा मोर देन 90 डिग्री है, तो मेरा आंसर निकल कर आता है ऑप्शन बी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये देखिए, फॉल्स डाउन इन कैपिलरी ट्यूब, ये मेरा राइट आंसर है। क्यों है? क्योंकि मोर देन 90 डिग्री है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू गे-लुशिक लॉ के अनुसार आप ये कंसेप्ट जानते होंगे, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, तो इक्वल टू के कांस्टेंट वैल्यू लिए हैं तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इक्वल टू के कांस्टेंट आता है। तो ये ऑप्शन किस में शो कर रहा है? तो ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन, विच फार्मूला इज करेक्ट, कौन सा फार्मूला करेक्ट है? तो इसमें मेरा ये CP माइनस CV इक्वल टू RJ, ये क्या है मैं आपको बता रही हूँ। ये मेयर फार्मूला है, ये मेयर फार्मूला। और ये फार्मूला आया कहाँ से है? तो आप थर्मोडायनामिक के चैप्टर में इस कंसेप्ट को देखे होंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये है मेयर फार्मूला। मेयर फार्मूला CP माइनस CV इक्वल टू R अपॉन J। ओके, R अपॉन J है, और ये थर्मोडायनामिक चैप्टर से आप इस कंसेप्ट को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एडावेटिक प्रोसेस विच फार्मूला होल्ड्स गुड, एडावेटिक प्रोसेस में कौन सा फार्मूला सही है? तो फ्रेंड मेरा PV/Y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब ये कैसे है मैं आपको बता रही हूँ। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आप एक कंसेप्ट देखिए फ्रेंड। आइसोथर्मल जो है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और एडावेटिक में ऑल कांस्टेंट होता है। जो कि मेरा यहाँ पे एडावेटिक प्रोसेस आस्क किया है, तो PV/Y इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज़ द राइट आंसर। अब आपको बता दें कि यहाँ पे Y क्या है। Y इज़ द एडावेटिक इंडेक्स है एंड इज डिफाइंड एज द रिफ्रैक्टिव ऑफ हीट कैपेसिटी एट CP टू CV। ओके, अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। विच फार्मूला होल्ड्स गुड, कौन सा फार्मूला सही है? तो इसमें फार्मूला ये DQ इक्वल टू DU प्लस PdV। आप इसको एक तरीके, ये भी तरीके से लिख सकते हैं, ये तरीके से आप लिख सकते हैं, DQ इक्वल टू DU प्लस W या PWV लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है? ये मेरा हीट है, चेंज इन हीट है, और ये मेरा DU जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और यहाँ पे ये W मेरा वर्क डन है, या आपको ऐसा दिया रहेगा PdV, तो इसको भी वर्क डन ही कहेंगे। और ये कंसेप्ट जो है थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ है। ये आपका जो फार्मूला है, ये फार्मूला थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए अभी जस्ट मैं एक कंसेप्ट बताई हूँ, उसी के बेसिस पे है। तो देखिए फ्रेंड, चार्ल्स लॉ होल्ड्स गुड इन, चार्ल्स लॉ इनमें से है। तो जैसा आपको जस्ट भी बताई हूँ, आइसोथर्मल जो है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोक्रोनिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है।
तो ये चार्ल्स लॉ मेरा आइसोबैरिक ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच फार्मूला इज़ करेक्ट, कौन सा फार्मूला सही है अगर सी रिप्रेजेंट डिग्री सेल्सियस, अगर सी डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट करता है और के रिप्रेजेंट कैल्विन स्केल, और के जो है कैल्विन स्केल रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन ये बी, ऑप्शन बी सी अपॉन 5 इक्वल टू के माइनस 273/5। ये आप देखे होंगे फ्रेंड, ये वाला सी अपॉन 5, ये के माइनस 273/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9। इसको आप एक दो बार देख लें तो रिमेंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, and this question right answer is B. Next question, condition of total internal reflection, total internal reflection का condition है लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर। लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर कैसे हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इस कंसेप्ट को देखिए। इसमें मैंने 3 डायग्राम शो की हूँ, तो आप देख सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस के यहाँ पे एन और एन, ये आप डायग्राम देख लीजिए केयरफुली। तो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे रेयर है और ये डेंसर है। तो एक जो लाइट निकल रही है वो आपको डेंसर से रेयर की ओर जा रही है। यहाँ पे ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर की कॉन्सेप्ट है। आप अगला देखते हैं डायग्राम, उसमें रेयर टू डेंसर, यहाँ पे डेंसर से ये वाई पे एग्जिस्ट कर जाती है जो कि 90 डिग्री की फॉर्मेशन करती है। और अगला डायग्राम देखते हैं जो रेयर से निकलती है, सॉरी डेंसर से निकलती है और डेंसर में ही आ जाती है। तो ये है मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती है और ये मेरा क्रिटिकल एंगल शो करती है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन, ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल करता है डेंसर टू रेयर। अब ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म विल गिव। मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रिज्म के मोनोक्रोमेटिक लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म के पास होने के बाद देता है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो सिंगल वेवलेंथ को कहेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो आप कह सकते हैं सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो इसमें सिर्फ डिस्पर्शन होता है। इसका एग्जांपल बता रही हूँ, आपने लेज़र को देखा होगा, नहीं देखे हैं तो आप गूगल कर लेंगे कि इमेज ऑफ लेज़र, उसमें आप देखेंगे कि एक बार में एक ही लाइट पास करती है। तो वो आपका बेस्ट एग्जांपल है, उससे आपको काफ़ी चीज़ सीखने को भी मिलेगा। तो आप एक बार उस फिगर को सर्च कर लें, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ डेविएशन होगा। अब बुक में आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if refractive index of medium is more than the bending capacity of ray of light, if refractive index of medium अगर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है देन बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट, तब बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट क्या है। तो मेरा मोड होगा वो कैसे होगा, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए आप कोऑर्डिनेट ले लीजिए, तो देखिए कि रेयर से डेंसर की ओर जा रहा है, तो मेरा मोड शो कर रहा है। और आप यहाँ पे एक कंसेप्ट और भी देख सकते हैं, द लाइट डिपेंड अपॉन रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ मीडियम लार्जली, ठीक है, इस पर निर्भर करता है। तो इट मीन्स ऑल ओवर आपका राइट आंसर भी निकल कर आता है जो मोड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन टू रे ऑफ लाइट हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी,
when two rays of light having same frequency and amplitude they superpose in same phase, then the resulting interference will be, तो ऑप्शन आपका नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग हाइजेन वेव थ्योरी के अनुसार लाइट वेव डैश मीडियम टू प्रोपेगेट इट, लाइट मीडियम डैश मीडियम में प्रोपेगेट करता है, तो कुछ टाइम सम टाइम नीड एंड सम टाइम डज नॉट नीड, कुछ टाइम ज़रूरत होती है कुछ टाइम ज़रूरत नहीं होती है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज 0.0009, इट्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज, ठीक है। तो आपको मैं इसका आंसर बता रही हूँ, देखिए क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे अल्फ़ा अपॉन 1 इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इक्वल टू गामा अपॉन 3, ठीक है। अब इसको हम कोरिलेट कर लेते हैं, अल्फ़ा अपॉन 1 इक्वल टू गामा अपॉन 3। अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे मेरा ये 0.9 दिया हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मेरी अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, तो 0.0002 इंटू 3 इक्वल टू गामा। तो ये आंसर निकल कर आपका आता है, ठीक है। देख लीजिए, ये आपका कंसेप्ट है, तो इसके बेसिस पे आपका आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन इज बेस्ड ऑन, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिकल इक्वेशन बेस्ड है किस पर, तो वेव थ्योरी पर बेस्ड है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के अनुसार स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, ओके ये राइट है, ये राइट कैसे है वो देखिए। हुक्स लॉ शो करते हैं इलास्टिक लिमिट को बताता है, और स्ट्रेस का यूनिट पास्कल होता है और स्ट्रेन का भी यूनिट पास्कल होता है। जब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को कोई न्यूमेरिकल इक्वेशन में ऐसा कोई इक्वेशन आ जाता है, तो वहाँ पे यूनिट प्लेस हो जाती है। तो ऑल ओवर बात करते हैं, तो हुक्स लॉ जो है इलास्टिक लिमिट के बारे में बताता है, तो स्ट्रेस का जो है का यूनिट होता है पास्कल, और यहाँ पे हुक्स लॉ के अनुसार स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन इज़ द राइट आंसर, इट मीन्स सी इज़ योर राइट आंसर। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, काउज ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का कारण है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स है। क्यों है कोहेसिव फोर्स, तो कोहेसिव फोर्स में सेम मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होता है, सेम मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होता है किसके बीच, तो कोहेसिव फोर्स के बीच सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स होता है, बट एडेसिव फोर्स में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स होता है किसके बीच, तो एडेसिव फोर्स।
इट मीन्स एडेसिव फोर्स के बीच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स होता है। और सरफेस टेंशन होने का कारण है कि कोहेसिव फोर्स, इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स होता है किसके बीच, तो कोहेसिव फोर्स के बीच। ओके, तो इट मीन्स कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट डे we will start another series. Thanks for watching. Be enjoy.